अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ईएनटी यानी आपकी जो ईयर नोज़ एंड थ्रोट है, तो उसकी ऑस्पी के कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपकी ऑस्पी जो होती है उसके अंदर आपके 6 पहले स्टेशन होते हैं, 2 आपके ईयर में से, 2 नोज़ में से और 2 ही आपके थ्रोट में से होते हैं। फिर आपकी एक एक जो है वो शॉर्ट स्टेशन होता है, एक नोज़ में से, एक ईयर में से और एक थ्रोट में से। उसके बाद एक आपकी हिस्ट्री टेकिंग होता है 6 मार्क्स का, ये आपके 10-10 मार्क्स के होते हैं और ये आपके आई गेस 4-4 मार्क्स के होते हैं। और जो हिस्ट्री टेकिंग होता है वो एक ही स्टेशन होता है, वो आपके पास 6 मार्क्स का होता है, वो ईयर नोज़ एंड थ्रोट किसी में से भी आ सकता है। और बाकी आपका 15 मार्क्स का वाइवा होता है इंटरनल का एंड 15 मार्क्स का ही वाइवा होता है फॉर द एक्सटर्नल। तो हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये आपकी हेडलाइट होती है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये आपकी हेडलाइट है। इसको सबसे पहले आपने सर पर फिक्स कर लेना है, अपनी सर के सरकमफेरेंस के लिहाज से आपने उसको फिक्स करना है। देन आपने लाइट के एंगल को इस तरह से रखना है, ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको एग्जामिनर देख रहा हो और आपकी जो लाइट है वो दीवार पे पड़ रही हो, ठीक है, आपकी लाइट जो है वो दीवार पे जाके लग रही हो। तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जब हेडलाइट लगा ली, ये देखें, ये अगर एक इंसान है उसने यहाँ पर हेडलाइट लगाई हुई है, ठीक है, ये हेडलाइट लगाई हुई है। सॉरी, मैं थोड़ी सी ना बेहतर डायग्राम बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ सके। ये हेडलाइट उसने लगाई हुई है और ये आपकी हेडलाइट है और ये लाइट अंदर से निकल रही है। अब ऐसा ना हो कि आपकी लाइट जो है वो दीवार पे पड़ी हो। आपने क्या करना है, आपने जो अपना हाथ है उसको आगे लाना है और अपनी हेडलाइट को ऐसे एडजस्ट करना है कि आपके हाथ के ऊपर आपकी हेडलाइट पड़ रही हो, उसकी लाइट जो है वो आपकी हाथ के ऊपर पड़े। फिर उसके बाद आपने एग्जामिनेशन शुरू करनी है आपके पेशेंट की, या जो भी कोई अटेंडेंट वगैरह वहाँ बैठा होगा तो आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी होगी। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फिक्स करना या आपको चेक करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चेक कर रहे हो और आपकी लाइट जो है वो दीवार पे पड़ी हो या कहीं दूर पड़ी हो, तो उस तरह से एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको बिल्कुल भी एग्जामिनेशन करनी नहीं आती। ठीक हो गया। तो ये आपकी उठती है जी हेडलाइट। उसके बाद ये आपके पास पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था, इसको बुल्स आई लैंप कहते थे। ये कैसे हम फिक्स करते थे, ये अगर पेशेंट है तो उसके लेफ़्ट साइड के अंदर यहाँ पर फिक्स कर लेते थे, थोड़ा सा ऊपर करके पड़ा होता था, ठीक है, और ये यहाँ से लाइट सोर्स देता था तो हमें नज़र आ जाता था। तो ये हमें इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने के अंदर, तो अब ये इतना इस्तेमाल नहीं होता। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी हेड मिरर, तो ये आपके पास हेड मिरर भी होता है। फर्दर जो आपके पास नोज़ के लिए इम्पॉर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके पास थूडिकम्स नेज़ल स्पेक्यूलम है। इसको आपको पकड़ना भी आना चाहिए। इसको आपने पकड़ना कैसे है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। इंडेक्स फिंगर के अंदर आपने इस तरह से इसको लटकाना है, ठीक है जी। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है और इसमें इस तरह से आपको उसको लटकाना आना चाहिए। फिर आपने दूसरी फिंगर से ला के, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, थंब से आपने इसको ऊपर से सपोर्ट देनी है ताकि ये आपकी फिंगर से हिले नहीं। ये आपके थंब से सपोर्ट देनी है आपने। एंड देन आपने क्या करना है, मैं आपको इसकी सही वाली पिक्चर भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपकी इंडेक्स फिंगर के अंदर है, थंब से आपने उसको सपोर्ट किया है। दूसरी फिंगर को आपने इधर से ला के उसको इस तरह से थोड़ा सा इधर को लेके जाना है और फिर आपने एग्जामिनेशन करनी है अपने नोज़ की, ठीक है। ये यू शेप होता है, मेटालिक होता है, तो ये आपके नोज़ की लेटरल वॉल, आपकी मीडियल वॉल, आपके फ्लोर ऑफ द नोज़ सबको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम कहते हैं थूडिकम्स नेज़ल स्पेक्यूलम। फिर आपके पास आ जाता है जी वीना नेज़ल स्पेक्यूलम। तो वीना नेज़ल स्पेक्यूलम की डायग्राम भी आपको दिखाई हुई है। ये होता है जी आपके पास, ये सच आपको एग्जामिनेशन के लिए नहीं देते लेकिन थूडिकम आपको एग्जामिनेशन के लिए देते ही देते हैं, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी टंग डिप्रेसर। तो टंग डिप्रेसर जो है वो आपके पास इस तरह से भी होता है और थोड़ी सी शेप इधर से ऐसे होती है। यहाँ से आपने पकड़ना होता है जहाँ पे थोड़ी सी शेप इस तरह होती है, तो ये इस तरह से आपने इसको पकड़ना होता है। ये आपका होता है मेटालिक टंग डिप्रेसर। फिर आपके कुछ डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर भी आजकल आते हैं जो आपकी पैकिंग के अंदर होते हैं। इस तरह से एक लकड़ी का छोटा सा पीस होता है, तो आप उससे भी टंग डिप्रेसर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम डिस्पोजेबल कहते हैं और उसके बाद हम उसको फेंक देते हैं। तो ये कैसे करना होता है, ये आपने इस तरह से टंग को ऊपर रखना ही होती है और उसके बाद थोड़ा सा आपने टंग को डिप्रेस करना होता है। इस तरह से आप ओरल कैविटी और ओरोफेरिंक्स वगैरह को चेक कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी ईयर स्पेक्यूलम। तो ईयर स्पेक्यूलम क्या होता है, इस तरह से अगर आपका कान है, ये अगर आपका कान है तो यहाँ पे आपकी कैनाल है, तो उसके अंदर आप इसको इस तरह से फिट कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास फिट हो जाता है ऐसे, और एक आप ऊपर फिंगर रखते हैं, थंब रखते हैं और नीचे फिंगर रखते हैं और उससे सपोर्ट करके उसको चेक कर लेते हैं। ये आपका होता है जी ईयर स्पेक्यूलम, जिसके ज़रिए से हम ईयर को चेक करते हैं।
देन आपके पास आ जाता है जी पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर। अब पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर और साथ ही आपके पास इनडायरेक्ट लेरिंगियोस्कोपी, ये ठीक है, ये जो होती है ना, ये दोनों ना ऑलमोस्ट सेम होते हैं और दोनों इंस्ट्रूमेंट ही पड़े होते हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट उठाना अच्छे से आना चाहिए। जो आपके पास पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर होता है उसके अंदर मिरर के साथ इस तरह से थोड़ा सा बेंड करके आता है, तो ये आपके पास होता है जी पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर। जबकि जो आपके पास आइडियल यानी इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी होती है तो वो आपके पास सीधा से ऐसे होता है, तो ये आपने दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। आपके पास जो पोस्टीरियर राइनोस्कोपिक मिरर है वो आपके पास उसका जो मिरर होता है ना उसको हम अपवर्ड साइड में रखते हैं, क्योंकि हमने पोस्टीरियर राइनोस्कोपी करनी है तो अपवर्ड साइड में रखते हैं। लेकिन जो हमारे पास आइडियल होता है उसका मिरर हम डाउनवर्ड रखते हैं, क्योंकि हमने नीचे से जो है वो चेक करना है, हमने लेरेंक्स को चेक करना है, तो इसका हम डाउनवर्ड रखते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें भी आपने याद रखनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये आपका जो पोस्टीरियर राइनोस्कोपी का मिरर है उसको क्या करते हैं कि मिरर वाली साइड से जो है ना वो आप थोड़ा सा हीट कर लेते हैं। आपने लाइटर से उसको हीट कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अपने हाथ पर लगा के देखना है। देन आपने पेशेंट के हाथ पे लगा के देखना है ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, इतना गर्म ना हो कि आप पेशेंट का मुंह ही जला दें। तो आपने थोड़ा सा उसको ठंडा करना है एंड देन फिर आपने उसको अंदर डाल के चेक करना है। ठीक हो गया। इससे आप चेक क्या करते हैं, इससे आप नीजोफेरिंक्स को चेक करते हैं, पोस्टीरियर नेजल कैविटी को चेक करते हैं। तो ये आपने ज़रूर अच्छे से पॉइंट्स को याद रखना है। और इसको गर्म करने का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम अंदर डालते हैं तो अगर वो वार्म नहीं होगा तो अगर हवा पड़ेगी तो वो ब्लर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि शीशे के ऊपर सांस लें तो ब्लर हो जाता है, तो फिर आपको नीचे कुछ नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको थोड़ा सा वार्म करते हैं ताकि वो ब्लर ना हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी आइडियल, यानी इसको कहते हैं इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी मिरर। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट और इस तरह से है। इसको हम कैसे रखते हैं, इसको हम डाउनवर्ड मिरर को रखते हैं ताकि हमें नीचे से लेरिंक्स वगैरह नज़र आ जाए, हमें लेरिंजोफेरिंक्स नज़र आ जाए। तो आपने इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास आ जाता है जी ट्यूनिंग फोक। तो हमारे पास कोई हेयरिंग टेस्ट है तो हम उसको ट्यूनिंग फोक से चेक करते हैं, जिसके अंदर आपके पास कोई भी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस वगैरह आ जाता है तो आप उसको इस तरह से चेक करते हैं। और जो आपके पास आइडियल, हमारे पास जो कॉमनली आपके पास ट्यूनिंग फोक इस्तेमाल होता है दैट इज़ ऑफ द 512 हर्ट्ज। तो ये आपने याद रखना है। देन आपके पास आ जाती है ये ऑटोस्कोप। तो ऑटोस्कोप क्या होती है, ये आपके पास इलेक्ट्रिकल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर इस्तेमाल होती है। और ये मोस्ट कॉमनली हम ईयर की एग्जामिनेशन में इस्तेमाल करते हैं इन द इन्फेंट्स। अब इसको क्या करना है, अगर आप राइट साइड का कान चेक कर रहे हैं, राइट ईयर चेक कर रहे हैं, तो आपने अपने राइट हैंड के अंदर पकड़नी है। और अगर आप इसका लेफ्ट ईयर चेक करें तो आपने लेफ्ट हैंड में पकड़नी है। और इसको पकड़ना कैसे है, जैसे आप पेन को पकड़ते हैं वैसे ही आपने इसको पकड़ना है, पेन की तरह से इसको पकड़ना है। ऐसे नहीं कि आप गलत तरीके से पकड़ें। तो हमेशा नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी सीजल स्पेक्यूलम। सीजल स्पेक्यूलम को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की एग्जामिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर कोई परफोरेशन तो नहीं है, या वो रेडनेस वगैरह तो नहीं है, कोई बल्जिंग तो नहीं है, या उसकी मोबिलिटी ठीक है, तो हम सीजल स्पेक्यूलम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम वेल्सेल्वा मैन्यूवर जब करवाते हैं तो हम प्रेशर ईयर के अंदर इकट्ठा करवाते हैं, जिसकी वजह से हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मोबिलिटी वगैरह को चेक कर लेते हैं, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। देन वी हैव द हार्टमैन्स ऑरल फॉर्सेप्स, ये आपके पास ईयर और नेजल पैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये आपने देख लिया। देन वी हैव द बेरेने नॉइस इंस्ट्रूमेंट, ये आपके पास क्या करता है, मास्किंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन द कंडक्टिव डेफनेस। तो कंडक्टिव डेफनेस की चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देन वी हैव द टेलेज ऑरल फॉर्सेप्स, तो ये आपके पास पैकिंग ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल के लिए इस्तेमाल होता है। देन वी हैव द सक्शन अपरेटस। सक्शन अपरेटस क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर द यूज़ टू क्लियर एनी ईयर डिस्चार्ज या वैक्स वगैरह जब ज़्यादा बन जाती है, कोई नेज़ल डिस्चार्ज हो, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो, तो आपके पास जैसे टॉन्सिलेक्टमी वगैरह में हो जाए तो तब हम ये सक्शन ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि हमने पेशेंट की पोजीशन क्या रखनी है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपसे पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन के दरमियान के पेशेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो पेशेंट को स्टूल पे बिठाना है एट द सेम लेवल ऑफ द डॉक्टर, जैसे कि ये सेम लेवल ऑफ द डॉक्टर पे बैठी हुई है, तो ये इस तरह से सेम लेवल पर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, पेशेंट लेग शुड बी एट द वन साइड ऑफ द एग्जामिनर। अब ऐसा ना हो कि आप पेशेंट की लेग्स के अंदर ही आपकी लेग्स भी घूम रही हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट की लेग्स एक साइड के अंदर होनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड में होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि लैम्प प्लेस
प्लेस करना है आपने 6 इंचज़ अबव एंड बिहाइंड द लेफ़्ट शोल्डर। तो लेफ़्ट शोल्डर के अबव एंड बिहाइंड 6 इंचज़ आपने एक लैंप को रखना है, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ा था कि बुल्समैन आपका लैम्प था, तो उसको हम इस तरह से पुराने ज़माने के अंदर रखते थे, 6 इंचज़ अबव आपके और बिहाइंड रखते थे लेफ़्ट शोल्डर के, ठीक है। तो हम इस तरह से एग्जामिन करते थे। डिस्टेंस बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट नॉट बी मोर देन एन आर्म्स डिस्टेंस, एक आर्म्स डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस दोनों के दरमियान में नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पोजीशन ऑफ द एग्जामिनर कि आपने कुछ चेक करना है। उसके बाद आ जाता है कि हाउ टू फोकस द हेडलाइट। तो हेडलाइट को किस तरह से फोकस करना है, आपने हेडलाइट को पहले अपने रिक्वायर्ड उसका जो हेड बैंड है उसको एडजस्ट कर लेना है अपने सर पे। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि हेडलाइट की जो नोच है उसको नीचे करके आपने अपने हाथ पे डाल के देखना है एंड देन आपने उसको फोकस करना है जहाँ पर भी आपने देखना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कि किस तरह से आपने हेड मिरर को एडजस्ट करना है। तो ये जिस तरह से आपने बुल्स लैंप लगा लिया अपने 6 इंचज़ अबव एंड बिहाइंड द लेफ़्ट शोल्डर, उसके बाद आपने क्या करना है अपने बैंड जो लाइट मिरर का बैंड है उसको एडजस्ट कर लेना है। देन आपने इसका एंगल जो है वो राइट एंगल रखना है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। देन आपने अपनी एक आंख को क्लोज़ करना है और उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको जो है बीम इफ़ेक्ट से, लाइट बीम इफ़ेक्ट से आपको फोकस होगा पॉइंट जो आपने एग्जामिन करना है। तो ये आपका एग्जामिनेशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपसे जो नॉर्मली एग्जामिनेशन करवाई जाएगी वो आपसे हेड लाइट की एग्जामिनेशन होगी। हेड मिरर की एग्जामिनेशन एज सच अब आपके पेपरों में नहीं आती क्योंकि ये पुरानी है। उसके बाद ये आपके पास आ जाती है कि बच्चे की एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है। तो बच्चे की एग्जामिनेशन के पॉइंट भी कई बार पूछ लेते हैं। तो ये देखें जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि जो भी उसके साथ कोई अटेंडेंट होगा उसको आपने बोलना है कि बच्चे की टांगों को अपनी टांगों के अंदर दे ले ताकि वो अपनी टांगें वगैरह ना हिला सकें। दूसरा आपने उसको कहना है कि अपने लेफ़्ट हैंड से, ये उसका लेफ़्ट है और ये राइट है, अपने लेफ़्ट हैंड से बच्चे की बाजू को पकड़ ले और अपने राइट हैंड से उसके सर को और गर्दन को पकड़ ले और इस तरह से आपने एग्जामिनेशन करनी है। तो ये आपकी किस तरह से होल्ड करना है आपने बच्चे को फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये देखें जी आपके पास मिरर की एग्जामिनेशन के पॉइंट्स को अगेन आपको डायग्राम में इलस्ट्रेट करके दिखाया है। तो ये बहुत अच्छा है। ये देखें सबसे पहले आपने एडजस्ट कर लेना है बैंड को कि जो आपके सर के सरकमफ्रेंस के मुताबिक आ जाए। तो आपने उसको एडजस्ट कर लिया, देन आपने उसको लगाया और आपने जिस आंख पर लगाया जो नॉन डोमिनेंट आई है उसको आपने क्लोज कर लेना है और आपने लुक करना है थ्रू द होल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि ये आपने लैंप को फिक्स करना है 6 इंचज़ अबव एंड बिहाइंड द लेफ़्ट शोल्डर। तो आपने उसको फिक्स कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने फोकस किया लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ऑन द ऑब्जेक्ट। देन आपने क्या किया, आपने एग्जामिनेशन की दोनों हाथों से फ्रीली। तो ये आपके पास सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थ्रू द हेड मिरर कि किस तरह से आपने एग्जामिनेशन करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि मेथड आपने किस तरह से लाइट हेड की जरिए से एग्जामिनेशन करनी है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपने उसको सरकमफ्रेंस को पहले एडजस्ट कर लेना है, फिर लाइट को आपने अपने हाथ पे डाल के देखना है। अगर आपके हाथ पर फोकस हो रही है देन आपने उसकी पेशेंट की एग्जामिनेशन करनी शुरू करनी है। तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है, आपने इसी को यूज़ करना है। देन वी हैव सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द हिस्ट्री टेकिंग। तो हिस्ट्री के मैं पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आपने वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है। उसके अंदर मैं आपको हिस्ट्री के निमोनिक्स भी बता चुकी हूँ। तो आपने देखना है किस तरह से हिस्ट्री लेनी होती है। आपकी हिस्ट्री टेकिंग का 6 मार्क्स का जो है वो स्टेशन होता है। तो आपने हिस्ट्री में क्या करना होता है, आपने सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन कराना है कि आप कौन है, अपना नाम बताना है। फिर आपने बताना है कि आप उनसे कुछ सवालात उनकी बीमारी के मुतालिक करना चाहते हैं। उसके बाद आपने उनसे उनका बायोडाटा पूछना है, जैसे कि आपके पास आ जाता है नेम, एज, सेक्स आ गया, ऑक्यूपेशन आ गई, एड्रेस आ गया। इस तरह से आपने रिलीजन पूछ लिया, आपने पूछ लिया कि वो ओपीडी में आए थे या इमरजेंसी में आए थे, मैरिटल स्टेटस पूछ लिया। देन आपने आना है प्रेजेंटिंग कंप्लेन पे कि वो कौन सी प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल आए हैं। जैसे कि कोई इंसान जो है वो आपके पास ईयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेकर आया है, ईयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री लेकर आपके पास आया है, तो ये उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। ठीक हो गया। अब आपने पूछना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन है क्या है। तो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन जो है वो आपने डॉप्सा के निमोनिक से पूछनी है हमेशा। आपके पास डी से आ जाता है जी ड्यूरेशन क्या है, ओ से आपके पास आ जाता है कि ऑनसेट क्या है, पी से आपके पास आ जाता है कि प्रोग्रेशन क्या है यानी वो प्रोग्रेसिंग है या नॉन प्रोग्रेसिंग एलिमेंट है। एस से आपने पूछ लेना है सिवियरिटी क्या है,
सिवियरिटी पूछ लेनी है, और ए से आपने पूछ लेना है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स पूछ लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आपने अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट करना है। देन आपके पास आ जाती है कि आपने पूछ लेनी है कोई पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या सर्जिकल हिस्ट्री है, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई पर्सनल हिस्ट्री है जैसे कोई ड्रग एडिक्शन, सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछ लिया, स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह का पूछ लिया। इस तरह से आपने ड्रग हिस्ट्री पूछ ली, आपने अगर फीमेल है तो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी पूछ लेनी है। तो ये आपके ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री पूछ ली, ये आपकी जनरल सी हिस्ट्री थी, ये आपने जनरल हिस्ट्री में पूछ लिया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी जनरल एग्जामिनेशन। अब जनरल एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, जनरल उसकी अपीयरेंस देखनी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने वेट देखना है, रिस्पिरेटरी, एनीमिया, जॉन्डस, साइनोसिस, आपने मेंटल स्टेटस देखना है, वॉन ट्रॉमा की हिस्ट्री पूछनी है, कंजेनिटल आपके पास ब्लीडिंग या स्कार वगैरह का आपने मार्क चेक करना है। तो ये आपके पास जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाता है। अब आपके पास आ जाता है जी हिस्ट्री ऑफ ईयर एग्जामिनेशन आपने किस तरह से लेनी है। तो ईयर की एग्जामिनेशन के जो निमोनिक मैंने आपको बताया है वो है जी टी डा टीवी, टी डा टीवी के निमोनिक से आपने इसको याद रखना है। टी से आपके पास आ जाता है कि कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं है। डी से आपके पास आ जाता है डिस्चार्ज कैसा है। अब डिस्चार्ज के लिए आपने डिफरेंट पूछ लेना है कि डिस्चार्ज की अमाउंट कैसी है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी क्या है, उसके बाद स्मेल कैसी है, ब्लड स्टेन्ड है, ट्रॉमा है, कोल्ड या नेज़ल डिस्चार्ज की वजह से तो नहीं है। तो ये सारी बातें आपने पूछनी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एक यानी ईयर, एक तो नहीं है। उसके बाद ए से आ जाता है जी ऑरल फुलनेस, यानी आपको कान भरा भरा तो महसूस नहीं होता। उसके बाद एच से आपने पूछ लेना है कि हेयरिंग लॉस तो नहीं है, हेयरिंग लॉस पूछ लेना है। उसके बाद टी से आपने पूछना है टेनाइटस, यानी आपको घंटियाँ बजती हुई सुनाई तो नहीं देती, कोई बजिंग साउंड तो नहीं सुनाई देता, रिंगिंग साउंड तो नहीं देता, जब आप अपने सर को हिलाते हैं या टिल्ट करते हैं तो तब कोई साउंड तो नहीं आता, कोई सराउंडिंग में साउंड तो महसूस नहीं होता। तो इस तरह की बातें आपने टेनाइटस में पूछनी है। देन यू हैव द वर्टाइगो, वर्टाइगो के अंदर आपने पूछना है कि अगर आपको वर्टाइगो यानी चक्कर वगैरह आते हैं, अगर वो कहते हैं चक्कर आते हैं, फिर आपने पूछना है कैसे चक्कर आते हैं, आपको इर्द गिर्द की चीज़ें हिलती हुई नज़र आती हैं या आपको खुद महसूस होता है कि आप रोटेट करें, डिजीनेस होती है, सिवियरिटी क्या है, ड्यूरेशन कितनी है वर्टाइगो की, ड्यूरेशन आपने पूछ लेनी है वर्टाइगो की क्या है, ठीक है जी। अगर तो आपकी ड्यूरेशन जो है वो सेकंड्स के अंदर है तो ये आपके पास होगा जी BPPV। अगर तो ये मिनट्स के अंदर है तो ये आपके पास वेस्टिब्यूलर डैमेज हो सकता है, वेस्टिब्यूलर डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। और अगर ये ऑर्स के अंदर है तो ये आपके पास मिनियर्स डिजीज़ हो सकती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर पूछने हैं फॉर योर ईयर की हिस्ट्री। साथ ही आपने पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री और सोशल हिस्ट्री भी पूछ लेनी है, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं जैसे सिस्प्लास्टिन, जेंटामाइसिन, तो इनकी वजह से भी आपके पास बैलेंस इफ़ेक्ट हो जाता है इंसान के अंदर। नेक्स्ट वी हैव द नोज़। नोज़ की हिस्ट्री के अंदर आपके पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने याद रखना है, दैट इज़ DD, OO, DD, OO, SS, E एंड F। ये निमोनिक आपने याद रखना है। अब इससे क्या बनता है, डी से आपके पास आ जाता है जी डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज में अगेन आपने पूछना है कि आपके पास डिस्चार्ज है कैसा, आपके पास डिस्चार्ज की अमाउंट क्या है, स्केंटी है, कूपियस है, कलर कैसा है, कंसिस्टेंसी क्या है, थिक है, थिन है, स्मेल कैसी है, ब्लड स्टेन्ड है, ट्रॉमा की वजह से है, किसी एक्सपोजर टू द कोल्ड या डस्टी या कारपेट वगैरह की वजह से डिस्चार्ज होने लग जाता। तो ये सारी हिस्ट्री आपने पूछनी है। देन आपके पास डी से आ जाता है जी ड्रिब। ड्रिब से आता है जी आपके पास पोस्ट नेज़ल ड्रिब, यानी आपको गले में कुछ रेशा गिरता हुआ महसूस होता है तो वो आपके पास ड्रिब की कंडीशन में आता है। तो आपने ड्रिब की हिस्ट्री भी पूछनी है। उसके बाद ओ से आपके पास आ जाता है जी ऑल्फैक्शन, यानी आपके पास स्मेल वगैरह सब कुछ ठीक आती है। देन आपने ओ से पूछना है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर जो उस इंसान को नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वो माउथ ब्रीदर होगा, तो आपने पूछना है कि माउथ ब्रीदर तो नहीं है, स्नोरिंग तो नहीं है, लॉस ऑफ स्मेल तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने पूछनी है। देन एस से आपके पास आ जाता है जी स्नीजिंग, यानी छींकें वगैरह तो नहीं ज़्यादा आती, स्नीजिंग।
एस से आपके पास आ जाता है जी स्नोरिंग, यानी खराटे वगैरह तो नहीं है, तो खराटों की हिस्ट्री भी आपने पूछ ली। देन ई से आपके पास आ जाता है जी एपिस्टेक्सिस, यानी नाक से खून वगैरह तो नहीं आता, अगर खून आता है तो पूछना है कि खून की अमाउंट क्या है, कलर क्या है, पिंचिंग करने से आपके नोज़ क्या आता है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई फैक्टर वगैरह डेफिशिएंसी तो नहीं है, विटामिन के डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई ड्रग हिस्ट्री तो नहीं है जैसे एस्पिरिन या एनसिड्स वगैरह की। देन एफ से आपके पास आ जाता है जी फेशियल पेन। तो ये सारी हिस्ट्री आपने पूछनी है इन योर नोज़ की एग्जामिनेशन। फर्दर आपके पास आ जाती है जी पास्ट हिस्ट्री पूछ लेनी है आपने, साथ ही आपने पूछ लेना है कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। देन ड्रग हिस्ट्री पूछ लेनी है। देन आपने सोशल हिस्ट्री भी पूछ लेनी है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल जो वुड डस्ट वगैरह में काम करते हैं तो उनको एलर्जिक रेनाइटिस वगैरह हो सकता है। देन आपके पास आ जाता है जी थ्रॉट की एग्जामिनेशन की हिस्ट्री। तो थ्रॉट की एग्जामिनेशन हिस्ट्री इज़ क्वाइट ईजी। इसको आपने निमोनिक से जिससे याद रखना है वो आपके पास है जी बेस एल के निमोनिक से। बी से आपने पूछ लेना है ब्रीदिंग कैसी है, ब्रीदिंग नॉर्मल है या पेनफुल है। ई से आपने पूछ लेना है कि ईटिंग कैसी है, कि खाना पीना ठीक है, निगला सही जा रहा है इससे, तो आपने ईटिंग पूछ लेनी है नॉर्मल है या पेनफुल है। इसके अंदर आपने पूछने हैं TBRH। टी से आपके पास आ जाता है कि टेस्ट कैसा है। बी से आपके पास आ जाता है ब्लेंचिंग, यानी डिकार वगैरह ज़्यादा तो नहीं आते। आर से आपके पास आ जाता है जी रीजर्जिटेशन, यानी आपको वॉमिटिंग वगैरह फील तो नहीं होती। और एच से आपके पास आ जाता है जी हेलेटोसिस, यानी बदबू तो नहीं आती, सांस में बदबू तो नहीं आती, मुंह से बदबू तो नहीं आती। तो ये आपने कुछ चीज़ें पूछनी है, क्योंकि कुछ बीमारियों के अंदर मुंह से बदबू आती है। देन आपके एस से आ जाता है जी स्पीकिंग। तो आपने स्पीकिंग की हिस्ट्री पूछनी है, यानी उसकी आवाज़ में कोई तब्दीली तो नहीं है, तो वो आपने पूछ लेनी है। एंड देन एल से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ लंप। आपने लंप चेक करना है, क्योंकि लंप जो होता है मोस्ट कॉमनली कैंसर के अंदर होता है, तो ये आपने कभी पॉइंट मिस नहीं करना। बाज़ का जो आपके एग्जामिनर होते हैं वो आपसे लंप पूछना चाह रहे होते हैं कि कैंसर के बारे में बच्चा जो है वो पूछता है या नहीं पूछता, तो अगर आप ये मिस कर देते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं आपकी थ्रॉट की एग्जामिनेशन हिस्ट्री में वो याद रखने हैं।